हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी शुरू कर रहे हैं, हमारा नया टॉपिक इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए। तो जो टॉपिक है, अभी तक हम लोग एनएलएम, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप जाके वो चीज़ ज़रूर चेक कर लें, ताकि अभी तक यहाँ पे जो भी आपको समस्याएं आने वाली हैं उन समस्याओं से आप बच जाएं। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं। तो वर्क पावर एनर्जी, जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम है, तीन चीज़ें मेजरली हम लोग फोकस करने वाले हैं। वर्क पावर एनर्जी, थोड़ा सा इसमें जो चैप्टर में लिखने का जो क्रम होता है, थोड़ा सा इस तरह से लिखना चाहिए, वर्क एनर्जी एंड पावर। थोड़ा ज़्यादा सूटेबल लगता है देखने में, बट कोई नहीं, जैसे लिखा जाता है अपन वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा की शुरुआत वो करेंगे वर्क से। कहाँ से? वर्क से। वर्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। तो वर्क इज, आपने बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W इज इक्वल टू F.S। इसको फील करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी, ठीक है ना। वर्क को फील करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अगर उस ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट, सॉरी, उस जगह पर कार्य किया जा रहा है, उस जगह पर वर्क हो रहा है। वर्क हिंदी क्या होती है? कार्य। ठीक है ना। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, यानी बल लग रहा है, और वो जो ब्लॉक है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रहा है, वो अपनी जगह से खिसक रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? वो जो, अगर खिसका तभी वर्क होगा, अगर खिसका नहीं तो वर्क नहीं होने वाला है। ठीक भाई, मान लीजिए ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इस पे अपन फोर्स लगाए, F फोर्स लगा, ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये S डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क लिखा जाएगा दैट इज डिफाइंड एज द वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड चीज, ये वेक्टर है, स्केलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद है मैंने सिखाया था कि जब वेक्टर्स अपन पढ़े थे कि दो कोई भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज हो, उनका अगर अपन डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक भाई, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी, देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर, या इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट लिखते हैं दैट इज जूल। क्या चीज? जूल। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है हमारे पास? फोर्स होता है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर बल लग रहा है, यानी फोर्स लग, सॉरी, वर्क क्या होता है? ठीक है ना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमारे पास फोर्स लग रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड, वहां पर जो भी हमारे पास एनर्जी लॉस दैट विल बी वर्क डन। ठीक भाई, दूसरी चीज ये हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि क्या वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है? क्या वर्क ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है? एक सवाल आपसे पूछते हैं, वो प्यारा सवाल है, देखो ध्यान से। मान ले एक क्वेश्चन मैंने पूछा कि वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क जो है किस तरह से परिभाषित किया जा रहा है कि जो वर्क है वो तब होगा जबकि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा। ध्यान सुनना सवाल को। वर्क तब होगा जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, और दूसरा जो ऑप्शन दिया मैंने वो इस तरह से दिया कि वर्क तब होगा जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होगा। जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट भी डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हो रहा है। ये थोड़ी सी डीप में इस चीज को जाके समझते हैं। देखो, अब आपको देखना ये है कि दो चीजें हमारे पास आ रही है। पहली चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, किसका? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, या जो हमारे पास ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा हमारे पास एस्पेक्ट ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पर जो S होता है, S इज डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट, कि जहां पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को अगर डिस्प्लेसमेंट को हम नापे वो यहां पर लिखेंगे, या पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा तो उसको नापेंगे। ठीक है ना। तो इसका बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है। आप एक कंसीडर करें स्पंज का केस। मान लो हमारे पास एक स्पंज रखा हुआ है, इधर एक दीवार के सारे टिका हुआ रखा है, समझ लो यहाँ पर एक दीवार है और उस दीवार के पास में एक स्पंज रखा हुआ है। स्पंज जानते हो ना, फोम का टुकड़ा, ठीक है ना, वो जैसे होता है। ठीक है, तो हमने किया क्या, इस पे इस तरफ से एक फोर्स लगाया। तो आप जानते हो कि अगर हम स्पंज के टुकड़े को इस तरह से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो पिचक से जाएगा। ठीक है ना। तो अगर वो पिचक जाएगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, और आपकी उंगली आगे पहुंच जाएगी इस तरह से।
ठीक है ना। आप मान लो स्पंज के टुकड़े को इस तरह से हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या होगा, आप टुकड़ा वहीं रहेगा बट आपकी उंगली अंदर तक धंस जाएगी। बात समझ आ रही है। तो हुआ क्या, यहाँ पर फोर्स जहां पर लगा रहे थे वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ बट ब्लॉक वहीं का वहीं रखा हुआ, ब्लॉक में कोई भी परिवर्तन नहीं आया, ब्लॉक हमारा हिला तक नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आगे बढ़ गया है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स का होता है कि फोर्स जितना डिस्प्लेस हो गया, ठीक है ना। ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्क। तो वर्क क्या है, एक बार थोड़ा सा फील होकर के और देखते हैं कि वर्क हमारा तब होगा जब कोई भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस फोर्स का। मान ले मैंने बोला कि इस बोर्ड पर मैंने इस तरह से फोर्स लगाया, अब जब फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये बोर्ड डिस्प्लेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना ही मेरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है। तो कुल मिला के यहाँ से निष्कर्ष निकलता है हम फोर्स चाहे जितना लगा लें यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, 0 आएगा। मान ले मैंने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ से जाके वापस फिर से यहीं पर आ गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 आ रहा है इसका मतलब है मेरे ऊपर वर्क डन कितना हुआ 0। फील आई थोड़ी थोड़ी। तो वर्क हमारा क्या है, सिंपल कि वर्क तब होगा जब हमारा फोर्स जो है कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। ऑलराइट, इसको थोड़ा थोड़ा नोट करो। नोट हुआ। अब देखो एक चीज और, यहां तो हम लोग डायरेक्ट सीधी सीधी बात कर लिए। मान ले कुछ इस तरह से दिया हो, किस तरह से दिया हो, ध्यान से देख कि इधर बनाते हैं। ये देखो कि एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे जो फोर्स है वो थीटा डिग्री पर लग रहा है, यहां से थीटा डिग्री पर मैंने फोर्स लगाया और ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से एस डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। कितनी डिस्टेंस, एस डिस्टेंस। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट देखो, इधर एफ था टोटल, ठीक है, तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। इसमें कोई दिक्कत, जो बल है उसका इधर कंपोनेंट आ गया एफ कॉस थीटा, इधर आ गया एफ साइन थीटा। अब ध्यान देख कि इधर कौन सा फोर्स ले रहा है, एफ कॉस थीटा। एफ साइन थीटा तो उसको मूव ही नहीं कराएगा इस डायरेक्शन में, मूव करा सकता है बट इस डायरेक्शन में नहीं, ठीक है ना। वो उसको ऊपर ले जा सकता है बट इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट करा रहा है वो हमारा एफ कॉस थीटा करा रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना कि हमें जब भी फोर्स निकालना हो, हमें जब भी वर्क निकालना होगा तो फोर्स उस डायरेक्शन वाला कंसीडर करेंगे जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा दैट विल बी एफ इंटू एस कॉस थीटा। बात क्लियर है। यहां से भी आप देखोगे तो यहां से एफ इंटू एस क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। ए डॉट भी करोगे अगर तो मतलब अगर उनके बीच का एंगल 0 है, कॉस 0 है, तभी वो 1 आएगा, एफ इंटू एस आएगा। लेकिन जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाओगे, मान ले इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये आपका जो है, सॉरी बन नहीं रहा है, हाँ मान लो इधर की तरफ हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में, तो हमारा फुल वर्क होगा एफ इंटू एस। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, अब क्या हो रहा है, यहाँ से थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारा जो फोर्स है एफ कॉस थीटा इधर वाला एफ कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू घटती जाएगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू घटती जाएगी, जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे जो फोर्स है वो कमजोर हो गया और यहाँ पर जाके इस डायरेक्शन का फोर्स 0 हो गया, यानी इधर की तरफ वर्क अब कितना होगा 0। बात क्लियर है। तो इसी वजह से आपने बहुत चीज जगह पर देखा होगा कि जब भी जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर वर्क डन जो आता है वो 0 आता है। यहां तक बात क्लियर है। एक एग्जांपल से अपन बात करते हैं, पहले इस बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बनाते हैं। नेक्स्ट चीज देखो ध्यान से इधर, मान लो मैंने बोला कि हमारे पास एक पेंडुलम था, क्या चीज, ये पेंडुलम था, ठीक है। तो इस पेंडुलम पे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे लग रहा होगा mg और इधर लग रहा होगा टेंशन, ठीक भाई। मान लो मैं पेंडुलम को यहां ले जा करके यहां से छोड़ दूं, ठीक है, यहां ले जा करके छोड़ दूं, ठीक। अब मुझे बोला गया कि बताओ यहां से यहां तक दोबारा जब पेंडुलम आएगा तो वर्क डन बाय टेंशन, कि यहां पर टेंशन लग रही कितनी, तो टेंशन फोर्स ने कितना कार्य किया, जो तनाव बल है यानी टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स ने यहां से यहां तक आने में कितना कार्य किया। सोचो ध्यान से, क्या ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, तो T इंटू दिस दूरी मान लो x है तो T इंटू एक्स, क्या यही आना चाहिए, नहीं। ध्यान से देख ये एंगल कितना है 90, अगर ये एंगल 90 है तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक दूसरे के अगर टेंशन
परपेंडिकुलर और सॉरी टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, जो टेंशन फोर्स है उसके द्वारा किया गया जो वर्क डन है दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है ना। तो वर्क जब भी किया जाता है तो किसी ना किसी फोर्स के द्वारा किया जाता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट में आप तरह तरह के फोर्सेस देख करके उसके द्वारा निकाला गया किया गया वर्क डन निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब अलग अलग तरह के एग्जांपल्स आप समझ सकते हो। मान लो यहाँ ये एक ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था म्यू इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, या 0.2 मान लो, इसका वेट मान लो 10 kg, ऑलराइट, और आपसे बोल दिया गया कि बताओ यहाँ से इसको हम F इज इक्वल टू मान लो 10 न्यूटन लगाते हैं। ठीक है, अब अगर ये 10 न्यूटन लगाते हैं तो बताओ कि जब ये 10 मीटर खिसक गया है तो वर्क डन बाई फोर्स और वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपसे पूछ लिए गए। तो आपको करना क्या है, सिंपल कि फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना। अगर ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन क्या है तुम्हारा mg, यानी म्यू कितना है 0.2 और mg कितना है 100, यानी कितना आ गया 10 दूनी 20 न्यूटन। अब ध्यान देख, पहली बात तो यहाँ फ्रिक्शन ही तुम्हारा मैक्सिमम 20 न्यूटन लग सकता है, और यहाँ फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये ब्लॉक तो पहले बात मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब इसको हम बढ़ा दें, कितना कर दें, इसको हम कर देते हैं 30 न्यूटन। तो अब ब्लॉक तो मूव कर सकता है। इधर लग रहा है हमारे पास 30 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन। ध्यान देखना कितनी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। 20 न्यूटन का फ्रिक्शन ये इधर की तरफ हमारा गया है ब्लॉक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका 10 मीटर, और फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था माइनस का 20 न्यूटन। तो हमारे पास वर्क कितना आ गया 20 इंटू -20 इंटू 10, यानी -200 जूल, -200 जूल। ध्यान देख वर्क निगेटिव आया है, वर्क निगेटिव आया, लेकिन इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालो। वर्क डन बाई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कितना जाएगा 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये कितना आ गया 300 न्यूटन। ध्यान देखते हैं यहाँ पे दो तरह के फोर्स आए, एक हमारे पास आया पॉजिटिव, एक आया नेगेटिव। ध्यान देख मतलब फोर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमें दो तरह के मिल रहे हैं। और एक तरीका हमने क्या पढ़ा यहाँ पर जीरो, यानी तीनों इलस्ट्रेशन आपको यहाँ से बहुत क्लियरली लिख रहे होंगे कि फोर्स वर्क डन इज ऑफ टू टाइप्स, सॉरी 3 टाइप्स। ठीक है ना, पहला हमारा पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा नेगेटिव वर्क डन, तीसरा जीरो वर्क डन। तो वर्क डन के 3 प्रकार, वर्क डन के 3 प्रकार, सबको शिक्षा है सबको ज्ञान। वर्क डन के 3 प्रकार, पहले क्या आ गया पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा आ गया नेगेटिव वर्क डन, क्या चीज नेगेटिव वर्क डन, तीसरा आ गया आपका जीरो वर्क डन। ठीक है, जीरो वर्क डन कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तुम्हारा पॉजिटिव वर्क डन कब आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। अब देखो मान लो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लग रहा है वो कुछ यहां से थीटा डिग्री पर लग रहा है, जो थीटा हो वो 90 से कम ही होना चाहिए। थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए पॉजिटिव के लिए, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 90। 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए। 0 हो भी सकता है और 0 के बराबर 0 से ज्यादा भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क डन में क्या होना चाहिए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड हाँ ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन, और 0 में क्या होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच के एंगल इस तरह से वेरी कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। तो वर्क हमने सीखा, वर्क क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही थोड़ा थोड़ा खेला है कि अगर फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ तो वहां पर वर्क होता है, और वो जो वर्क होता है उसको हम किस तरह निकालते हैं F डॉट S से। ये जो हमारा वर्क है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होती है दैट इज जूल। ठीक भाई, दूसरी चीज हमने क्या सीखी कि वर्क डन अगर जो है वर्क डन 0 होगा अगर हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी चीज हमने देखी कि तीन तरह के हमने वर्क डन देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव तब होगा जब हमारा जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में होगा। ठीक है, फोर्स अगर तुम्हारा परपेंडिकुलर लग रहा है यानी जो फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट की तो वर्क डन 0 आएगा, और वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव आएगा अगर फोर्स जो है 90 से बड़ा है, एंगल जो है 90 से बड़ा है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आएगी, इसको थोड़ा सा नोट करो। अब यहाँ पे दो चीजें और निकल के आती हैं हमारे पास, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षित बल और हिंदी में बोलते हैं आरक्षित बल।
एनर्जी, हाँ ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी समझना इंपॉर्टेंट। देखो एक चीज़ आप मेरी चीज़ों में देखते होंगे, सिलेबस में देखते होंगे कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ आपको अगर सिलेबस 19 तक है तो मैं 20 तक कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर आप एग्जामिनर कहाँ से पूछेगा भाई, अगर सिलेबस में है ठीक है, नॉर्मल एग्जामिनर होगा तो सिलेबस में से पूछेगा। मान लो एग्जामिनर पागल हो गया, मान लो एग्जामिनर पागल हो गया, एग्जामिनर अगर पागल हो गया तो हो सकता है आपसे वो 20 तक पूछ जाए 19 के बजाय, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर हैं। कहाँ से पूछेगा, पूछ ले भाई मुझे तो आगे तक का पता है। तो सिलेबस के आसपास की भी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर मान लो पागल हो गया, बीवी से लड़के आया घर से, तो वो मान लो गुस्सा तुम्हारा, लड़का है बीवी से, गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकालना चाह रहा है, पेपर बना दिया टफ और दे दिया आगे तक का, तो मतलब बहुत ज्यादा आगे तक दे नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी हो सकता है उसी के आसपास का थोड़ा दे दिया एक्स्ट्रा, जो कि आपके सिलेबस में ना पड़ रहा हो, हल्का फुल्का हो उसका, तो पागल होकर वो इस तरह का करते, तो वहां के लिए भी आप तैयार रहो, ठीक है ना। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज आपको बताने की कोशिश करूँ जो आपके लेवल की है, और उससे हल्का सा आगे भी बढ़ के बताऊँ आपको, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि अगर कोई फोर्स इस तरह का है, किस तरह का है, अगर कोई फोर्स इस तरह का है कि उसके द्वारा किया गया वर्क डन, क्या चीज, अगर उसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा है, अब देखना समझना, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब क्या, देखो ध्यान से, मान लो मैंने क्या किया, समझो कि एक ऑब्जेक्ट था, ये ग्राउंड पे रखा हुआ था इस तरह से, ठीक है, इसको अगर हम यहां से यहां तक लाए, इसको अगर हम यहां से यहां तक लाए, h हाइट पर ले आए, ठीक है, तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा था, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h, तो वर्क डन कितना है, देख मान ले यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट ऊपर ले गए, ठीक है, तो फोर्स कितना है इस पे, नीचे की तरफ लग रहा था mg, बट हम उसके अपोजिट ले गए हैं, तो वर्क डन कितना हुआ, mgh माइनस का mgh, ठीक है, फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, ठीक भाई, तो वर्क डन हुआ माइनस का mgh। अब अगर वर्क डन माइनस का mgh हुआ, ध्यान से देख, तो अगर तुम इसको यहां से यहां भी ले जाओगे, इस रास्ते से ले जाओ, चाहे इस रास्ते से ले जाओ, चाहे इस रास्ते से ले जाओ, कहीं से भी ला के यहीं पर अगर रख दोगे, तो जो वर्क डन आएगा दैट विल बी mgh। यानी यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या चीज, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक एग्जाम्पल है, इसका कंजर्वेटिव फोर्स का। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, आप किसी भी रास्ते से उस कार्य को करें तो वहां पर जो वर्क डन आएगा वो सेम आने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ जो होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि वो फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन, ध्यान सुनना, जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, लाइक फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन, अगर आप चीज को यहां से यहां तक ले जाओगे तो फ्रिक्शन जो कार्य करेगा, और चीज को यहां से यहां ले जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि भाई ज्यादा दूर चलाओगे जाहिर सी बात है तो घिसाई ज्यादा होगी। जितनी फ्रिक्शन क्या मतलब, सिंपल रगड़ाई, अब ज्यादा दूर रगड़ोगे तो ज्यादा घिसेगी चीज, कम दूर रगड़ोगे तो कम घिसेगी चीज, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन हमारा क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ आई? तो आई होप ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको समझ आ रही होंगी, भेजे में कुछ घुस रहा होगा। तो ये बात थी हमारी वर्क में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब बात करते हैं एनर्जी की। देखो अगली चीज क्या हमारे पास, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, इसको थोड़ा सा फील करते हैं पहले। एनर्जी हमारे पास क्या है, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरे अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है। अगर आप एक बार एनर्जी के खेला समझ गए, एक बार एनर्जी का पूरा खेल आपको समझ आ गया, तो मतलब एक तरह समझ लो कि गारंटी देके मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपसे एनर्जी का कोई भी सवाल होगा छूटेगा नहीं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मान लो मैंने बोला, ठीक है, तो मेरे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, खाने से। खाने के पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो खनिज तत्व होते हैं जो हमारे पेड़ों से, पेड़ कहाँ से लेते हैं, धरती से, पानी से। तो जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं से हर इन चीज को ट्रांसफर हो रही है। आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। तो सिंपल एनर्जी का फंडा ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर करती रहती है। मान लो मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहां से उछालने में क्या होता है, क्या ये ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पर रुकता है, फिर यहां से नीचे आता है। तो अभी यहां से जो मैंने इसको एनर्जी दी, ऊपर जाते जाते इसके पास एनर्जी स्टोर हो गई। अब इस जगह पे इसके पास एनर्जी स्टोर है। अब देखना, जैसे यहाँ पे इसके पास एनर्जी स्टोर है, अब जब ये नीचे आएगी
तो वो एनर्जी इसको फिर से मिल जाएगी। यहाँ से जाते जाते एनर्जी घटने लगी, काइनेटिक एनर्जी घटी। देखो एक एनर्जी का फॉर्म चेंज होकर हमेशा दूसरी एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे जनरली जो आपको पढ़नी है वो दो टाइप की एनर्जीज पढ़नी है, एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सिंपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके पास जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी वो अलग अलग तरह की हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जनरली जो हम पढ़ेंगे वो किस तरह की पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और दूसरी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये होती है, इसको जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसको यू से दिखाते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू जी से दिखा लो आप इसको। तो यू जी की जो वैल्यू होती है दैट इज mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? हम इसमें एक ग्राउंड लेवल डिफाइन करते हैं कि मान लो ये हमारा एक आधार है जहां से हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं तो वहां पर हम एक लेवल डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो लेवल। क्या चीज़? जीरो लेवल। और जो भी चीज़ हमको नाप, अब देखो जब भी आपको कंपैरिजन करना होता है, मान लो मैंने बोला आपसे कि मैं लंबा हूं, ठीक है, तो जब मैंने बोला कि मैं लंबा हूं तो इसका मतलब है मैंने किसी से कंपेयर करके बोला होगा, ना कि अपने आप ही बोल सकते हैं। तो अगर आप किसी भी चीज को देखें तो आप उसको जो उसका जो तवज्जो है तभी दे सकते हैं जबकि आप किसी के संदर्भ में, किसी के रेफरेंस में बात करें। मान लो मैंने बोला कि मैं इस लड़के से, मतलब कोई छोटा सा बच्चा है, मैं बोल दूं कि मैं इस लड़के से बड़ा हूं या सॉरी लंबा हूं। तो लंबा अगर मैंने बोला तो इससे इसके कंपैरिजन में बोला। मैंने सोचो मैंने बोल दिया कि मैं अमिताभ बच्चन से छोटा हूं, तो मैं जब मैंने बोला छोटा हूं तो मैंने अमिताभ बच्चन के कंपैरिजन में बोला है, ठीक है ना। तो बच्चन जी के कंपैरिजन में तो मैं छोटा हूं, लेकिन मान लो कोई एक छोटा सा बच्चा है उसके कंपैरिजन में लंबा हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो किसी एक लेवल को डिफाइन करते हैं। उसी तरह से जब हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम जीरो लेवल मानते हैं। क्या चीज? जीरो लेवल मानते हैं। मान लो यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, अब ये जीरो लेवल अपने हिसाब से मान सकते हैं, ठीक है। मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ था m, इसको अगर हम h हाइट ऊपर ले जाकर हमने इसको पकड़ लिया तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो क्या आ जाएगी? mgh। यहाँ तक बात क्लियर है। उसी तरह से अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में भी जो जीरो लेवल होता है, मान लो ये आपकी स्प्रिंग बंधी हुई थी, यहाँ पर ये स्प्रिंग बंधी हुई थी, ठीक है, या इसमें एक ब्लॉक बंधा हुआ था। तो अगर ये बिल्कुल नेचुरल लेंथ पे रखी हुई, मतलब ये होता है ना कि जब भी ना खींचा है ना उसको बढ़ाया, बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है, तो वहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं जीरो। यहाँ पर क्या मानते हैं? जीरो। इस लेवल पे क्या मानते हैं? जीरो। और जब भी इसको हम थोड़ा सा घसीटते हैं, मान लो जब इसको लंबा करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। और मान लो ब्लॉक यहाँ x दूरी पर पहुंच गया, इस दूरी पे पहुंच गया, x दूरी पहुंच गया, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या चीज? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस के, किसी ना किसी आधार के संदर्भ में लिखते हैं, किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा थोड़ा खेल। अब मेनली जो हम लोग करने वाले हैं उस पर सवाल करेंगे, ठीक है। सवाल किस तरह से करेंगे वो आपको धीरे धीरे समय के साथ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक अगर इस लेवल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत लंबा नहीं है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो वर्क पे चर्चा आज कर ही ली है, एनर्जी पे चर्चा थोड़ी शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे क्या? एनर्जी पे चर्चा खत्म करके पावर थोड़ा सा पता। पावर में तो क्या ही सिर्फ आपको एक डेफिनेशन बताना होता है, ठीक है। एनर्जी पे थोड़ी अच्छी चर्चा होती है तो उस पर 2-4 सवाल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पावर पढ़ के हम लोग पावर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ नोट करना हो तो फटाक से नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, और कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे बता देना, ठीक है। चलो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में थोड़ी सी और अच्छी बातें करेंगे, बताया था किस क्या तरह की बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।